हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जे लाइव डेली और आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आई कैन सी इन लाइव चैट कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 क्यों नहीं है आज। तो बेटा यहाँ पर शेड्यूल एक बार फिर से सुन ले सारे बच्चे, जो भी यहाँ पर नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें शायद यहाँ पर डाउट हो सकता है। जो हमारे रेगुलर बच्चे उन्हें पता है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन हम 11th की क्लासेस कंडक्ट करते हैं 9 to 10 और फ्राइडे सैटरडे संडे हम यहाँ पे 12th की क्लासेस अटेंड करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेक्चर आने वाला है वो कब होने वाला है, मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा और वेंसडे को होगा। ठीक है, सो दोज आर द डेज जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे। लेकिन आज का भी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये उन टॉपिक्स में से एक है जिनको आप बड़ी ही आसानी से मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लास्ट वीक में हमने एरिया वाले क्वेश्चंस किए थे, एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस किए थे, एरिया अंडर द कर्व का हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। दैट इज आल्सो अगेन अ वेरी इजी टॉपिक टू मास्टर। सो ये जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया के क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जाम में हमेशा बना के आने ही हैं। ठीक है, सो आज वो दिन है जहां पे हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेशन में आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नए हैं उन्हें बताता हूँ मैं। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं टीचर्स, जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं, हमारी जो अनअकैडमी जेई की टीम है, हम यहाँ पर आपके साथ रेगुलरली मिलते हैं। ठीक है, और आपको जेई की तैयारी यहाँ पर हम करा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अनअकैडमी जेई चैनल को। ठीक है, ये एक ऐसा चैनल बच्चों बहुत ही यूनिक चैनल है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग चैनल्स जो जेई में यहाँ पे आपके लिए मदद कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जितने सिस्टमैटिकली यहाँ पर पूरा कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेगा, इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिलेगी, वो और आपको कहीं मिलेगी नहीं। सो मेक श्योर दैट यू एक्चुअली गो थ्रू ऑल द प्लेलिस्ट एंड सी कि यहाँ पर कौन कौन सा कंटेंट एक्चुअली कवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है बच्चों, इसका मतलब हमने बहुत ही डिटेल में कैलकुलस पूरा खत्म कर दिया है। ये कैलकुलस का आखिरी चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट, सो बहुत ही लंबी जर्नी हमने कवर कर ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया एंड नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी ने मिस किया है तो डरने वाली बात नहीं है, पीछे जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, और बच्चों मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये देखिए कि आप रेगुलरली टेलीग्राम के ऊपर भी हमारे साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, अगर किसी ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो शायद वो मिस आउट कर रहा है कन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग से जो आप हमारे साथ कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम के ऊपर बच्चों हमारा जो अनअकैडमी जेई का एजुकेशन ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपको लेक्चर नोट्स और अपडेट्स और काफी सारे मोटिवेशनल चीजें शेयर होती रहती हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दैट ग्रुप, और वो ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखो और उसके मोबाइल के ब्राउजर में जाके आपको बस इतना सा लिखना है tinyurl.com/JEE live chat। ठीक है, ये आप अगर लिखोगे, एंटर करोगे तो आपको उस ग्रुप में एंटर होने की परमिशन मिलेगी जहां पे ऑलरेडी हमारे साथ लगभग 20,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, सो डेली ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि रिसेंटली ये काफी ज्यादा बच्चे उस पर हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, और साथ ही बच्चों आज मैंने स्पेशल क्लास भी लिया था अनअकैडमी प्लस पे। काफ़ी सारे बच्चे जो अनअकैडमी जेई चैनल पे हमारे साथ जुड़ते हैं वो सब वहाँ पर आए थे और उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि अनअकैडमी प्लस पर क्लासेस किस तरह से होती हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देखिए कि यहाँ जो हमारे बच्चे हैं वो अनअकैडमी प्लस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर रेगुलर कोर्सेस लेना है, ठीक है, जिससे आपको वाकई ऐसा फील होगा कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो वो कोर्सेज बच्चों आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे इमर्ज और इवॉल्व नाम के। ठीक है, इमर्ज 11th क्लास के लिए है और इवॉल्व 12th क्लास के लिए। ठीक है, और ये आपको अलग अलग कोर्सेज बच्चों खरीदने नहीं पड़ेंगे, आपको केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, सारे ही यहाँ पर जो फैसिलिटीज एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं वो सारी फैसिलिटीज आपको केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से मिल जाएगी। तो तरीका बहुत ही आसान है, ऐप के थ्रू करोगे सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, मोबाइल में अपने ऐप डाउनलोड करो, जैसे आपके पास टेलीग्राम ऐप है, जैसे आपके पास में फेसबुक ऐप है, वैसे ही आप यहाँ पर अनअकैडमीज लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। उसके अंदर आपको जो प्लस वाला कैटेगरी है उसके अंदर जाना होगा। ठीक है, प्लस वाले कैटेगरी में आप अपना टारगेट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर IIT जेई सिलेक्ट करके हमने बताया आपको। ठीक है, IIT जेई अगर आप टारगेट सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपको सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो आपको फिर आगे सारी लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग आप मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है काफी लंबा है, सो डू गो फॉर 12 और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंगली एज योर 12th स्टूडेंट और 11th स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसी के साथ में आप क्या कर सकते हो, JEE लाइव कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी टीम का कोड है।
ठीक है, अनअकैडमी जेई टीम जो आपकी यहाँ पर मदद कर रही है उसका ये कोड है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो फर्दर हमसे अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और आपको सीधा सीधा फायदा यह है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हो चुकी है, ठीक है, वो जेई लाइव कोड यूज़ करने के बाद में पर डे कॉस्ट लगभग बच्चों आपको 50 रुपये पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज क्वाइट लेस। डोंट मिस आउट ऑन दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करें आज का डिस्कशन। स्टार्ट करें डिस्कशन। हाँ, तो यहां पर बच्चों आपने एक काम और करना चाहिए, है ना, जल्दी हम यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जल्दी से अपने सोशल मीडिया पे इस चीज को शेयर भी करो। ठीक है, विद द हैशटैग JEE Live Daily। ठीक है, अगर आप ये हैशटैग यूज करोगे अपने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वी विल बी एबल टू फाइंड दैट पोस्ट वेरी इजीली एंड वी विल बी एबल टू डायरेक्ट मैसेज यू। ठीक है, और इससे हम काफ़ी सारे बच्चों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इस चैनल पर हम मदद कर रहे हैं, ठीक है, वी आर एक्चुअली ऑन अ मिशन कि यहाँ पर इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन हर एक को मिलना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ये डिफाइन ना करें कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, सो डू शेयर इट राइट अवे ऑन योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विद द हैशटैग JEE Live Daily। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है, ये बड़ा ही आसान लगेगा आपको क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बड़े ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर पहले तो टर्म को समझते हैं। ठीक है, एक तो डिफरेंशियल टर्म क्या होती है? जब मैं y को उठा के डिफरेंशिएट कर देता हूं तो dy/dx बनता है। x के टर्म्स में अगर करूंगा तो dy/dx बनेगा। ठीक है, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y/dx स्क्वायर बनता है। ठीक है, हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो सारे डेरिवेटिव्स हमारे पास बन रहे होते हैं उनको यहां पर हम डिफरेंशियल्स बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन तो हम बचपन से पढ़ते हैं। इक्वेशन मतलब क्या है? बीच में इक्वालिटी का साइन होगा, LHS में कुछ लिखा हुआ होगा, RHS में कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिखता है देन इट इज कैटेगराइज्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चीजों को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेसिक से। ठीक है, तो यहां पर एक अलग अलग टाइप का हम एग्जांपल लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पास में जो पहला इक्वेशन नजर आ रहा है, पहली बात तो इक्वेशन है ये, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है, इक्वल टू के राइट साइड में कुछ लिखा है। लेकिन अगर यहां पर dy/dx नहीं होता, अगर यहां पर dy/dx नहीं होता तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है ये नॉर्मल हमारी होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन है। यहां से dy/dx हटा के देखो। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर dy/dx भी आ गया, ये क्या है? ये आपका एक डिफरेंशियल टर्म है। अब जैसे इसके अंदर डिफरेंशियल टर्म आ गया, ये आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे दिख सकती है? अगर आपने इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया होता तो आपके उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म बनता। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होता है? d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, जो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नजर आ रही है तो भी ये क्या है? तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कैटेगरी है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आपने एक और बार डिफरेंशिएट नहीं किया लेकिन वहां पर क्या आ गया है? स्क्वायर आ गया है, चलता है। ठीक है, यहां पर dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा तो भी चलेगा, ये अभी भी कैटेगरी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कैटेगरी है। और यहां पर जैसे आप लास्ट वाला देख सकते हो, ये जो डिफरेंशियल टर्म्स ये साइन के अंदर लिख दी या लॉग के अंदर लिख दी या उनका टोटल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं, इवन देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस ओनली। इज दिस करेक्ट? यानी बेसिक सी बात समझ में आ रही सबको कि हम यहाँ पर किस टाइप के आंसर्स जनरेट करेंगे या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर नजर आने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो आई कैन सी इन लाइव चैट काफी सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो पूछ रहे हैं पारस सर की अभी तबीयत कैसी है। यस, ही इज रिकवरिंग, है ना, अभी तो पारस सर थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बट होपफुली कल से बढ़िया यहाँ पे क्लासेस रिज्यूम कर पाएंगे पारस सर। ठीक है, सो डोंट वरी गाइज, वी आर ऑल हियर टू एक्चुअली असिस्ट हिम। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, है ना, पहले हम इस क्लास के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, पारस सर के बारे में फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑल्दो ही इज ओके नाउ। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर आई वॉज नॉट एबल टू लुक एट द लाइव चैट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? अवनीश बेटा यहाँ पर अभी बस हमने स्टार्ट ही किया है। हो सकता है कि आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो बात चल रही है बहुत ही सिंपल बात चल रही है। यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया? बस इतना ही बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख के बताओ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आपके दिमाग में क्या आता है? साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन
कब बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए इस टाइप के टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में होना चाहिए। अगर इस टाइप के टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में है देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अभी तो हमने केवल एक तरीका समझा है कि यहां पर हमें क्या दिखने वाला है। इज दिस क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो अब हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया है तो सबसे पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, एंड दोज आर ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखते से ये बताते आना चाहिए कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री क्या है, और एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अभी हमने 10 मिनट का ही सेशन किया है, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको एग्जाम में वाकई ऑर्डर और डिग्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप यहां पे बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कंसेप्ट्स ध्यान से पता करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो, आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ऑर्डर और डिग्री क्या है। अब इसमें से ऑर्डर तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब क्या होगा, ऑर्डर मतलब क्या है, इट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म नजर आ रहा है, ठीक है, वहीं से हमारा ऑर्डर डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे हम अगर अपने एग्जांपल्स पे फिर से जाते हैं, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसके अंदर dy by dx भी है और इसके अंदर d2y by dx स्क्वायर भी है, लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, ठीक है। हालांकि यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी नजर आ रहा है, बट नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, केवल हाईएस्ट वाला वैल्यू देखना होता है। ये वाली बात समझ में आ रही है, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड पोर्शन है उसको आपको फोकस में रख के ऑर्डर की वैल्यू बतानी होती है। और वैसे ही डिग्री, अब डिग्री का कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो डिग्री की कैलकुलेशन के लिए यहां पर देखो क्या क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पहली बात तो यह कि डिग्री कौन डिफाइन करेगा, जो टर्म ऑर्डर डिफाइन कर रहा है वही टर्म डिग्री डिफाइन करेगा, ठीक है। और ऑर्डर कौन डिफाइन करता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल। अब यहां पर आपको हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑर्डर ऑलरेडी बता रहा होता है, हमें और क्या आगे बढ़ के देखना होता है कि उस टर्म का पावर कितना है, उस टर्म का पावर कितना है, ठीक है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस टर्म के मल्टीपल पावर्स एग्जिस्ट करते हों। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे पास अगर ऐसा है d2y बाय dx स्क्वायर इसका पावर 3, फिर उसके बाद में d2y बाय dx स्क्वायर इसका पावर 1 एंड प्लस dy बाय dx की पावर 5 एंड प्लस y की पावर 10 इज इक्वल टू कुछ तो साइन x, ठीक है। कुछ भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये बस रैंडम कुछ तो इक्वेशन लिखे, लेकिन ये पक्के से डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। इतना सारे बच्चे एग्री करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं अगर इसमें पूछूं आपसे ऑर्डर कितना है, तो आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा नजर आ रहा है, dy by dx तो है, लेकिन उसके ऊपर वाला भी है d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूंगा ऑर्डर कितना है, तो आपका आंसर कितना निकल के आना चाहिए, 2 निकल के आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री हम किसको बोलेंगे, डिग्री कितना बताएंगे इस क्वेश्चन में, सोच के देखो। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देखेंगे, हम वेटेज केवल इन दोनों को ही देंगे, क्योंकि मेरे क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल्स हैं। हाईएस्ट डिफरेंशियल्स की आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है, ठीक है। तो इस केस में हाईएस्ट पावर कहां जा रही है, 3 जा रही है, ठीक है। इसलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो ऑर्डर है उसका आंसर 2 निकल के आने वाला है, ऑर्डर का आंसर 2 निकल के आने वाला है, और जो आपकी डिग्री है उसका आंसर यहां पे 3 निकल के आने वाला है। इज दिस क्लियर, ये बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर आपको देखना होता है, अगर मल्टीपल टर्म्स है तो हाईएस्ट पावर देखना होता है, क्लियर है। ऑलराइट, तो यहां पर आते आते हमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ में आ रही है, लेकिन और एक चीज यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपके पास में जो डिफरेंशियल टर्म्स हैं वो टर्म्स अगर रेडिकल साइन के अंदर है, रेडिकल साइन किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट का साइन, क्यूब रूट का साइन, इनको रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर उनकी कोई फ्रैक्शनल पावर्स हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप पहले उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप उनमें जो इंटीग्रल पावर हाईएस्ट देखते हो वो आपका फाइनल आंसर होता है। समझने की कोशिश करो यहां पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर देता हूं, यहां पर आपके पास में है d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर dy बाय dx, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा कुछ एग्जांपल देता हूं तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपको ऑर्डर तो नजर आ रहा है, यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, 2 है,
ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो इक्वेशन का 2 ही होने वाला है। लेकिन अभी अगर मैं आपसे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिग्री निकालने के लिए बोलूं और आपने अगर यहां पे 3 आंसर बताया तो वो गलत आंसर होगा, ठीक है। हालांकि यहां पे इसका पावर 3 नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट गलत है। यहां पे अंडर रूट का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए था। अंडर रूट हो सकता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर डिफरेंशियल टर्म्स नहीं हो सकते। अंडर रूट के अंदर डिफरेंशियल टर्म्स नहीं हो सकते जो यहां पे एग्जिस्ट करता है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ताकि यहां से रेडिकल साइन हट जाए, अंडर रूट का साइन हट जाए। और अगर मैंने स्क्वायर किया है तो यहां पे पावर कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। टोटल पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विपिन बहुत बढ़िया बेटा। और कौन है, राकेश यहां पर आंसर बता रहा है, काजल है, पीयूष, अमित, यस बहुत बढ़िया। यहां पर बच्चों को बात समझ में आ रही है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहां पर स्क्वायर करना जरूरी है बिफोर वी आंसर कि डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अगर आपको इन सिंपल बातों से डिग्री और ऑर्डर समझ में आ गया है, आई थिंक वी कैन डू सम बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। हर बार आपको बस क्या बताना है, डिग्री और ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहां पर लाइव चैट ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। यहां पर आप मुझे आंसर बताते जाओ, मैं आपको क्वेश्चन थ्रो करते जा रहा हूं, ठीक है। यस, तो ये रहा पहला बच्चों क्वेश्चन आपका, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, हालांकि काफी पहले आया था, ठीक है, 2002, बहुत लंबी बात है ना। तो लेकिन तब भी नंदलेस आया है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर जल्दी से देख के बताओ कि यहां पर आपका ऑर्डर का वैल्यू कितना होगा और डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से मुझे बताओ जल्दी से कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी करो बच्चों। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताओ। थ्री एंड वन मैथ 3 है, यहां पे 3 एंड 1 बता रहा है। पीयूष सी आंसर बता रहा है, स्पर्श भी 3 और 1 बता रहा है, हर्ष भी 3 और 1 बता रहा है, आयुष सी आंसर बता रहा है। सी आंसर क्या है, सी आंसर इज 3 अच्छा ओके। और कोई है, और कोई आंसर यहां पे, हिमांशु डी आंसर बता रहा है, दिवांगा यहां पे बी आंसर बता रहा है, गायत्री 3 आंसर, 3 ऑर्डर बता रही है बस, ठीक है। अच्छा, सी वाली जनता ज्यादा नजर आ रही है मुझे यहां पे, ठीक है। सो लेट अस सी कि यहां पर क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर एक बार कंफर्म करके देखते हैं। तो यहां पर बच्चों आप ये नोटिस करोगे कि यहां पर पावर फ्रैक्शनल है, ठीक है। यहां पर हालांकि आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछता है तो, ठीक है। तो ऑर्डर तो यहां पे बच्चों इस एक्सप्रेशन को देख के ही आप डायरेक्टली बता सकते हो कि एक तो dy बाई डी एक्स है, एक d3y बाई डी एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑर्डर का वैल्यू तो यहां पे 3 आने ही वाला है। लेकिन डिग्री के समय ध्यान रखना होता है कि आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर आपको फ्रैक्शनल पावर्स अलाउड नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर्स अलाउड नहीं है। और ज्यादा तरीके से अच्छे से बोलने जाए तो क्या हो सकता है कि यहां पर आपके पास में जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्मेट में हम क्या देखते हैं कि हमारी पावर्स हमेशा इंटीग्रल होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होती है, ठीक है। तो यहां पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 2/3 है ना, तो दोनों साइड अगर मैं क्यूब करूंगा देन इन दैट केस मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 + 3 dy बाई डी एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 4 d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 3। ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये एक्सप्रेशन सही फॉर्मेट में आया है और इस फॉर्मेट में हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का पावर कितना हो गया है, 3 हो गया है, इसलिए इसका आंसर सी आएगा। जो बच्चे यहां पर ए बोल रहे हैं बेटा आप तो बिल्कुल यहां पे गड़बड़ जा रहे हो, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर ए तो बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, आपका आंसर कितना आएगा, सी आएगा इस केस में, ठीक है। आपका डिग्री का आंसर वैसे भी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, डिग्री का आंसर आपका फ्रैक्शनल कभी हो ही नहीं सकता, ये तो आप अभी डायरेक्टली याद रख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ऐसे ही मुझे और भी क्वेश्चंस के आंसर बताओ जल्दी जल्दी। इस पोर्शन में बताओ, इस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री कितना होना चाहिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ऑर्डर एंड डिग्री ए बी सी डी में से क्या आंसर आना चाहिए, पहले ऑर्डर बाद में डिग्री, ध्यान से करना, पहले ऑर्डर पूछा है बाद में डिग्री पूछा है। ऑलराइट, जल्दी बताओ, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है ये, लेकिन इनके ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी बनती है देन इन दैट केस आपको क्वेश्चंस आगे आने वाले समझ में आएंगे, ठीक है। प्रवीण बेटा आपका चैट में देख पा रहा हूं, प्रवीण दीक्षित, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका लाइव चैट नहीं चल रहा, चल रहा है बिल्कुल। ऑलराइट, इन दिस केस आपका आंसर आना चाहिए सी। अब सारे बच्चों को आगे बात समझ में, यहां पे आंसर सी आना चाहिए, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहां पे रेडिकल साइन एग्जिस्ट करता है,
अंडर रूट साइन यहां पे दिख रहा है, लेकिन उस अंडर रूट के अंदर क्या आपको डिफरेंशियल टर्म्स दिख रही हैं? नहीं। तो अगर डिफरेंशियल टर्म्स अंडर रूट के अंदर नहीं है तो वी डोंट हैव टू वरी, वो सही फॉर्मेट है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो कितना है? 2 वाला है, और उसी का पावर कितना दिख रहा है? 1 पावर दिख रहा है। इसलिए आपका ऑर्डर और डिग्री का आंसर क्या होना चाहिए? 2,1 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। कुछ बच्चे डी पे भी जा रहे हैं, बेटा डी नहीं करना है, यहां पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 2,1 यहां पे हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो रेडिकल साइन है उसके अंदर डिफरेंशियल टर्म नहीं है। हमें केवल उस पोर्शन से दिक्कत होती है जहां पे डिफरेंशियल टर्म्स अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर चले जाते हैं तब, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो आई गेस आई हैव वन मोर क्वेश्चन हियर। अब यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एक नोटेशन भी समझना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो बच्चों आपको y1 लिखा हुआ दिख रहा है दैट एक्चुअली इंडिकेट्स dy/dx, और जो आपको यहां पर y2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, y2 इंडिकेट्स d2y/dx², ठीक है। तो शॉर्ट में कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ए बी सी डी में से जल्दी से यहां पर अब आंसर निकाल के बताएंगे बच्चे, क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी करो इस क्वेश्चन को। शिवम, आपका भी चैट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब बच्चे यहां पर बताना स्टार्ट करें इसका आंसर, जल्दी करो, क्या आंसर आना चाहिए इसका? रागिनी, रागिनी बेटा आपका भी चैट दिख रहा है मुझे, डरो मत, क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा, तो इस बार काफी सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। बच्चों जल्दी मत करो, सही आंसर की कोशिश करो, सही आंसर देने की कोशिश करो, जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करो। ऑल्दो यहां पर आपका नाम लेता हूं मैं अगर आप जल्दी आंसर करते हो तो, बट दैट शुड नॉट बी योर टारगेट, ठीक है। सही आंसर देने की कोशिश करो बच्चों। कुछ बच्चे हैं, शैलेश यहां पर ए आंसर बता रहा है, आदर्श ए आंसर बता रहा है, तनुज ए आंसर बता रहा है यहां पे, ठीक है। आई वाज समहाउ एबल टू होल्ड द चैट। दिव्यांशु ए आंसर बता रहा है। ऑलराइट, तो आई गेस दीज स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। आई गेस इसका ए आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो सेकंड वाली वैल्यू है ऑर्डर, यहां पे ध्यान दो, पहले डिग्री है बाद में ऑर्डर है, तो ऑर्डर का जो वैल्यू है वो तो मुझे दिख ही रहा है कि इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो ऑर्डर का तो वैल्यू 2 ही है, तो इस केस में ये दोनों तो हम कैंसिल कर ही देते हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे COD बताना चाह रहे हो वो तो बिल्कुल गलत है। ऑर्डर का आंसर तो यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि मैं इसका डिग्री कितना बताऊं, 3 बताऊं या इसका आंसर 6 बताऊं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं यहां पर ये जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उनको हटाने की कोशिश करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं स्क्वायर कैसे कर रहा हूं? एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं y1 की पावर हाफ -4 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं और उसके बाद में स्क्वायर कर लेता हूं। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो काफी सारे बच्चे शायद यहां कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो आ गया y2 की पावर 3 एक इंटीजर आ गया, क्या दिक्कत है? ओहो, फिर से गलती, y2 की पावर यहां पे कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन क्या आपको राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिला क्या? देखो एक बार, अगर मैं यहां पे a - b का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट वाला वैल्यू हट जाएगा, 1/2 की जगह 1 पावर हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब +16 हो जाएगा, -2ab वाला टर्म भी तो आएगा। मतलब अभी एक टर्म है जो अभी भी दिक्कत दे रहा है, एक टर्म है जो अभी भी दिक्कत दे रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ, यहां पर +4 कर लेते हैं, सॉरी +4 कर लिया जाए। आई गेस यहां पे एक बच्चे ने जल्दी से देख लिया था कि +4 आना चाहिए। ऑलराइट, अनामिका ने देख लिया है, वैष्णव ने देख लिया है। ऑलराइट, और कौन है? चलो, तो काफी सारे बच्चे हैं जो यहां पर बता रहे हैं। चलो, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मुझे उस वैल्यू को अगर यहां पे करेक्ट इंटीग्रल पावर बनाना है तो y2 की पावर 3 - y1 - 16, क्या किया मैंने? इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया और अब आपके पास बचा है 8 × y1 की पावर हाफ। अब मैं इसको एक बार फिर से स्क्वायर करूंगा, मैं इसको एक बार फिर से स्क्वायर करूंगा, तब जाके यहां पर अब y1 का पावर कैसा हो गया है? 1 हो गया है। अब जाके उसकी इंटीग्रल पावर आई है। लेकिन अब यहां पे केवल इमेजिन करो, एक्चुअली ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो टर्म है ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है ना,
ये डिफाइन कर रहा है कि आपके यहाँ पे डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए। लेकिन आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो स्क्वायर होने की वजह से इसका डिग्री जो है, पावर जो है 6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इसका यहां पर पावर जो है 6 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए। तो आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। इज दिस क्लियर? ठीक है, कैसे यहां पर हम रेडिकल साइन हटा रहे हैं, क्लियर हो रहा है? जितने कम स्टेप्स में हटा सकते हैं उतने कम स्टेप्स में हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मुझे लगा था कि एक बार स्क्वायर करके शायद काम बन जाएगा, फिर लेकिन मैंने स्क्वायर ओपन करके देखा तो काम नहीं बन रहा था, तो एक बार फिर से स्क्वायर कर लिया, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह का देखो बच्चों कि आपके पास में अगर मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट करूं कि लेट अस से मैं ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, log ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस y, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे dy बाई डी एक्स के जैसे टर्म्स नजर आ रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। यहां पर आप जल्दी से मुझे अब ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है आंसर में लिख के बताओ। पहले ऑर्डर लिखना, बाद में डिग्री लिखना। इक्वेशन को ध्यान से देखो, ऑर्डर लिखो और डिग्री लिखो। ऑर्डर पहले, डिग्री बाद में। कितना ऑर्डर है इसका? आई थिंक ऑर्डर का आंसर तो सारे बच्चे बड़े आसानी से बता पाएंगे। यस, नॉट डिफाइंड, हाँ कुछ बच्चे हैं जो यहां पर शायद जानते हैं 3 और 1 भी आंसर यहां पर आ रहा है। आई गेस यहां पे 3 के लिए तो कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप जिस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वैसा ही रहने दो। आप ये देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कितना दिख रहा है इसके अंदर, तो आपको थर्ड डेरिवेटिव टर्म हाईएस्ट दिख रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 3 ही होने वाला है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा हुआ है, इट इज नॉट द राइट फॉर्मेट टू आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ डिग्री। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जो इनिशियल फॉर्मेट था वो सही नहीं था, क्योंकि ये फॉर्मेट सही नहीं था, इसलिए हमने मेहनत करी, मेहनत करके हमने अच्छा वाला एक्सप्रेशन बनाया। अच्छा वाला एक्सप्रेशन में किसको बोल रहा हूं? जहां पर हमारे पास में जो भी डिफरेंशियल टर्म्स है वो कैसी हैं, एक पॉलिनोमियल की तरह अरेंज्ड है। पॉलिनोमियल की तरह अरेंज्ड है मतलब क्या है? वो नॉर्मल लिखी हुई हैं और उनके पावर्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ सकती है, उनके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, और फिर वो कनेक्टेड है प्लस या माइनस से, ठीक है। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अगर यहां पे पॉलिनोमियल फॉर्मेट बनाने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप यहां पर क्या करोगे, आप अगर इस dy बाई डी एक्स को लॉग फ्री करने की कोशिश करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे x प्लस dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? e की पावर, ये बड़ा वाला वैल्यू, तो e की पावर में e की पावर बन गया। और वैसे ही अगर आप इस पोर्शन को नीचे लाना चाहोगे तो आप क्या लोगे? लॉग लोगे, दोनों साइड लॉग लोगे, ठीक है। तो दोनों साइड अगर लॉग लिया तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ये नीचे आ जाएगा पावर उठ के, ठीक है। लेकिन साथ ही में क्या होगा? ये लॉग के अंदर लॉग हो जाएगा। सो वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन फर्दर, वी आर नॉट एबल टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन फर्दर। और क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो हम इसका डिग्री का भी आंसर नहीं दे पाएंगे। ये लॉजिक याद रखना बच्चों, ठीक है। इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड ऐसा हमें बोलना पड़ता है, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये वाला एग्जांपल एक अलग से याद रखूं, ठीक है। मोस्टली वैसे एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको अलग से ऑर्डर और अलग से डिग्री निकालने को दिख जाएगा, ठीक है। बट दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स जो आपने अलग से पता करना चाहिए जहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। इज दिस क्लियर? बढ़ सकते हैं फिर आगे, ठीक है। तो आई गेस यहां पर आपको बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ चुका है एज फार एज डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका डिग्री और ऑर्डर का जो अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। लेकिन अब जो मेजर क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के होंगे, ठीक है, वो हम यहां पर समझना चाह रहे हैं। तो जो पहला पोर्शन है बच्चों जो आपको समझना है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस चैप्टर के आप बेसिकली 2 पोर्शंस कर सकते हो। फर्स्ट पोर्शन इज दिस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहेंगे। अभी क्या कर रहा था मैं क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम यहां पे अब कुछ कंडीशन को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सेकंड पोर्शन होगा इस चैप्टर का वो रिवर्स होगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी और आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा,
ठीक है, दीज आर द टू सिंपल पोर्शंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, सिंपल वाले से, और ये सबसे पहले वाला सबसे सिंपल है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी डिफाइन करते हैं, वहां से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि यार ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो आई डोंट थिंक आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है, सो सबसे पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो पता होना चाहिए कि किसकी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सुनो यहां पे स्टेटमेंट ध्यान से, एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब फैमिली ऑफ कर्व से हम क्या समझते हैं? फैमिली ऑफ कर्व ऐसी कुछ हो सकती है बच्चों, जैसे कि एक में अगर आपके पास में एग्जांपल लूं, तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो हो सकता है, इट कुड बी दिस, कि फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये सारी रेड लाइंस जो हैं, ये एक सिंगल फैमिली को बिलोंग करती है, क्योंकि इन सभी रेड लाइंस में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या मैं उस फैमिली का इक्वेशन भी बता सकता हूं? ठीक है, क्योंकि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे उस फैमिली का पहले इक्वेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को यहां पर दिक्कत आएगी जब मैं यहां पर बोलूंगा कि ये जो रेड लाइंस है, ये जो रेड लाइंस है, इन सभी इक्वेशंस को मैं एक सिंगल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय राइटिंग y इज इक्वल टू mx। सारे बच्चे एग्री करेंगे इस बात के साथ में? y इज इक्वल टू mx के साथ में एग्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास में यहां पर जो c का वैल्यू है वो 0 है। एक्चुअल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, यहां पे c का वैल्यू 0 है, इसलिए सारी इक्वेशन 0,0 से पास हो रही है। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर फैमिली का इक्वेशन आ चुका है, तो आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे कि यहां पर आपके पास में एक पैरामीटर आया, आपके पास में एक ऐसा पैरामीटर आया जिसकी वैल्यू आप अगर चेंज करते जाओगे तो आपको अलग अलग फैमिली के मेंबर्स की इक्वेशन मिलते जाएगी। ठीक है, ये क्या है? फैमिली का इक्वेशन है, जैसे आपका सरनेम होता है। ठीक है, ये आपका फैमिली का इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसी के लिए भी फिट बैठेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे m का वैल्यू 1 ले लेता हूं तो शायद ये वाला इक्वेशन आएगा, m का वैल्यू हाफ ले लेता हूं तो शायद ये वाला इक्वेशन आएगा, m का वैल्यू 2 ले लेता हूं तो शायद ये वाला इक्वेशन आएगा। ठीक है, -1 ले लेंगे तो शायद ये वाला इक्वेशन आएगा। तो यहां पर हम m की अगर अलग अलग वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी रहेगी? उस फैमिली में बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स की इक्वेशन होगी वो। इज दिस आइडिया ऑल्सो क्लियर टू यू? ठीक है, तो हम इस सिंपल एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है वो समझेंगे। तो आई थिंक यू विल बी रेडी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, है ना? तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमने समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी बनाई जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व की बनाई जाएगी, जैसे कि ये फैमिली ऑफ कर्व है एक। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमें पता करना है वो क्या है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी फैमिली का जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करोगे उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर पहले से पता होगा, पहले से डिफाइंड होगा। वो कैसे करोगे? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, बहुत सारा यहां पे कुछ कुछ बोल दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू mx का। तो y इज इक्वल टू mx में हम यहां पर m की जो अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या है? अल्टीमेटली m क्या है? यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। आप जब भी किसी भी फैमिली का इक्वेशन लिखोगे, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन लिखोगे, तो आपको उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहां पर मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना पड़ा y इज इक्वल टू mx टू रिप्रेजेंट दैट फैमिली। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा कि यहां पर मेरे पास एक पैरामीटर है या फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये मुझे ऑलरेडी इंडिकेट करेगा कि इस फैमिली का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ऑर्डर किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द फैमिली। ठीक है, फैमिली में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतने ही ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे? वो तो बहुत ही आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अगर मैं यहां पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dy बाई dx। और यहां पर mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? m कोई तो एक कांस्टेंट है, m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है लेकिन अल्टीमेटली है तो कांस्टेंट ही। ठीक है, वी विल हैव टू ट्रीट इट लाइक अ कांस्टेंट।
बट इट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, dy by dx इज इक्वल टू m। क्लियर हुआ, ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू m। यहां पर मैंने फॉर्मेशन कैसे किया, उस फैमिली के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आना चाहिए उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए, और मैं dy by dx तक पहुंच चुका हूं, इसके आगे जाने की परमिशन अब मुझे नहीं है। क्लियर है, ऑलराइट। लेकिन अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में जो आपको ध्यान रखना है, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट को भी अगर मैं ध्यान रखूं तो मुझे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन के आंसर में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन यहां नजर आ रही है उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। सो आई विल हैव टू मेक सम चेंजेस, लेकिन उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ओरिजिनल इक्वेशन तो है ही, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्या आप यहां पर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके m का वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हो क्या इक्वेशन 2 में? बिल्कुल कर सकते हो। यहां से m का वैल्यू निकाल लेते हैं y by x, और y by x यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू m जो लिखा हुआ है उसमें m के प्लेस में y by x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से आपके पास जो आंसर निकल के आता है दैट इज dy by dx इज इक्वल टू y by x, एंड दिस इज फाइनली आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे इस बात को? आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी निकालोगे तो आपके क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, 3 स्टेप्स बच्चों हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फैमिली का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे अगर दिया हुआ नहीं है तो। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ होता है कि इस फैमिली का आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताओ, तो उसमें फर्स्ट स्टेप तो आपको क्वेश्चन देने वाले ने ही क्लियर कर दी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करोगे। अब डिफरेंशिएशन आपको कितने बार करना है, जितने ऑर्डर का हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं उतने बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये कौन बताएगा कितने बार करना है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में उतने बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसका भी डिस्कशन करेंगे, इंडिपेंडेंट वर्ड यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या ध्यान रखोगे कि आपके पास में यहां पर जो फाइनल आंसर आया है, जिस भी ऑर्डर का होना चाहिए था वहां तक पहुंच जाओ। उस फाइनल आंसर में अगर आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आता है जो स्टार्टिंग में था, तो आप ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेशन प्रोसेस यहां पर करोगे और तब जाके आपके पास में फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर जो है ज्यादा तरीका क्या है, तरीका तो यह है कि हमें यहां पे डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसलिए एक्चुअली इनिशियल पोर्शन तो बहुत ही आसान है। जो रिवर्स वाला होगा जिसके अंदर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। सो यहां पर जो दो पोर्शंस हैं, फॉर्मेशन वाले पोर्शन में डिफरेंशिएशन करना होता है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। सो वी आर करंटली एट डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, ठीक है। सो आई गेस द एक्सप्लेनेशन वाज वेरी क्लियर। यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। ऑलराइट, यहां पर थोड़ा सा इक्वेशन मुझे शायद एक बार फिर से लिखना होगा। मैं एक बार आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूं क्या था। यहां पे y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस c3 माइनस c4 e की पावर x प्लस c5, ठीक है। यहां पर c1 c2 c3 c4 c5 ये सब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। c1 c2 c3 c4 c5 क्या है, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात बतानी है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज दिस। मैं एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं जिसको सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा सोचो कि ये किसी फैमिली का इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी। वो जो इक्वेशन जनरेट होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, कितना उसका ऑर्डर होगा, सोच के बताओ जल्दी से। 5। ऑलराइट, हिमांशु यहां पर आंसर बता रहा है 5। उसके बाद यहां पर एक बच्चा है सौम्यदीप, वो 3 आंसर बता रहा है। वरुण 4 आंसर बता रहा है। हर्ष 3 आंसर बता रहा है। अभी 5 आंसर बता रहा है, ठीक है। और कौन कौन है, शिवम झा यहां पे D आंसर बता रहा है। अमनदीप भी 5 आंसर बता रहा है, ठीक है। ओके, तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स आई एम गेटिंग। हर्षित यहां पे 3 आंसर बता रहा है शायद, ठीक है। ऑलराइट, तो अगेन बच्चों यहां पर एक चीज और समझते हैं यहां पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्ड जो मैंने पहले आपको पॉइंट आउट किया था उस चीज को एक बार फिर से समझ के देखते हैं,
ठीक है, यहां पर आपका आंसर जो आना चाहिए दैट इज आई गेस 3, ठीक है, आपका आंसर शायद 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपके पास में जस्ट नंबर्स बढ़ाने के लिए बढ़ा दिए गए हैं तो हम उसकी वजह से बेवकूफ थोड़ी बनेंगे, ठीक है। यहां पर अगर ये भी कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये भी कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इनको मिला के एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों नहीं लिख दिया जाए? यहां पे मैं तो इसको एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह देखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये सोचो कि मेरे पास C1 प्लस C2 कॉन्स्टेंट्स हैं, उन कॉन्स्टेंट्स को मैंने ऐड कर दिया तो नया कॉन्स्टेंट आ गया। सो लेट अस राइट दिस एज K1, कोई तो K1 कांस्टेंट आ गया, ठीक है। क्योंकि मैं इन दोनों को मर्ज कर सकता हूं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं हैं। इनकी मदद से कंप्रेस्ड एक सिंगल इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाया जा सकता है। तो हमने पहले वो बनाया, उसके बाद कॉस के साथ में लिखा हुआ है x प्लस C3। अब आई डोंट थिंक कि यहां पे आप C3 का कुछ कर सकते हो, वो एंगल की तरह ट्रीट होगा, x के साथ में लिखा हुआ है, तो अब यहां पे इसको इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। ये कुछ भी करके इसके साथ में मर्ज होके कंप्रेस नहीं हो सकता, इसको अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब कहानी आती है इसकी, C4 इंटू ई की पावर x प्लस 5, ठीक है। तो क्या करेंगे इस केस में? यहां पर आपको फिर से ये देखना पड़ेगा, ये ऐसा लिखा जा सकता है e की पावर x इंटू ई की पावर C5, e की पावर x इंटू ई की पावर C5 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। अब e की पावर C5 भी क्या है? e की पावर C5 अपने आप में एक कांस्टेंट है, C4 भी एक कांस्टेंट है, C4 भी एक कांस्टेंट है, e की पावर C5 भी एक कांस्टेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहां पे एक K2 वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। K1 ऑलरेडी है हमारे पास में, तो फाइनल इक्वेशन कैसी है आपकी? K1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस C3 एंड माइनस K2 इंटू ई की पावर x। अब यहां पर जो आपको K1, K2 और C3 नजर आ रहे हैं, इनको फर्दर आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इनको फर्दर आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ये आपके इक्वेशन में दिखाई देंगे, ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, और इसीलिए यहां पर जो आंसर जनरेट होगा उसका डिग्री 3 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? इसका डिग्री 3 होना चाहिए। अभी समझ में आई बच्चों को? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स देखना जरूरी है, इट इज नॉट जस्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर हम अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस मैंने यहां पे आपको इंपॉर्टेंस समझा दिया है कि ऑर्डर का रिलेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ में कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल लेवल का था, जहां पर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन अब बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2004 में, the differential equation for the family of circles x square plus y square minus 2ay is equal to 0। फैमिली का इक्वेशन कितना दिया है? x square plus y square minus 2ay is equal to 0। तो अगर आपके पास में ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और आप अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा? ऐसा ये सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करोगे? अगर मुझे यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन कब तक करते रहूंगा डिफरेंशिएशन? मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना है या 2 बार करना है, कि कितने बार करना है डिफरेंशिएशन, वो मुझे पहले से पता होना चाहिए। ये मुझे कहां से पता चलता है कि इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जबकि यहां पे 2 जो है वो सिंपल वाला नॉर्मल वाला कांस्टेंट है। 2 से फर्क नहीं पड़ता, हमें ए से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए हमारा आंसर भी कैसा होना चाहिए? dy बाई dx के टर्म्स में होना चाहिए। और dy बाई dx को यहां पे इसने y डैश के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब चाहे आपको y1 लिखा हुआ दिखाई दे या आपको y डैश लिखा हुआ दिखाई दे, दोनों का मतलब dy बाई dx ही होता है, ठीक है। क्लियर है? तो क्या आंसर आएगा यहां पे? देखें यहां पे ध्यान से, आपके पास में यहां पर जो ऑप्शंस हैं काफी सारे एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोई अच्छा वाला सही वाला आंसर निकाल के मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। कितने बार करेंगे? एक ही बार करेंगे। तो यहां पर इसका 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y के साथ में dy बाई dx भी लिखना होता है। इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन यहां पर चल रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2a के साथ में dy बाई dx फर्दर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्योंकि y डैश वाला टर्मिनोलॉजी यूज किया है, तो आप सब भी यहां पर क्या कर सकते हो? dy बाई dx के प्लेस में y डैश लिख सकते हो। अब मेरा तो यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें यह प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी मौजूद है।
तो मुझे यहां पर दोनों इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन है और इक्वेशन 2 जो हमने ऑब्टेन करी है डिफरेंशिएट करके, और इन दोनों का यूज करके ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें यहां पर क्या होगा, आपके पास में ऐसा कुछ होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो यहां पर 2a का वैल्यू क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, 2a का वैल्यू यहां से कितना निकल के आने वाला है इक्वेशन 1 से, 2a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ये 2a का वैल्यू है, चेक करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो भी बन चुका है ये करेक्ट आंसर है, लेकिन बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब एबीसीडी वाले टाइप के ऑप्शंस अगर आपको बनाना है तो आप यहां पे सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आंसर बताओगे। काफी सारे बच्चे यहां पर सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम भी देखते हैं एक बेसिस का कैलकुलेशन करके क्या करना पड़ेगा, मुझे थ्रू आउट यहां पे y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर वाला y कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा 2xy बनेगा। ठीक है, वी विल गेट 2xy और साथ में क्या मिलेगा हमें यहां पे 2y स्क्वायर मिलेगा, 2y स्क्वायर मिलेगा किसके साथ में, y डैश के साथ में। ठीक है, और यहां पर क्या होने वाला है, y डैश के साथ में आपके पास में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर y डैश कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचने वाला है उसको देखा जाए 2xy प्लस y डैश कॉमन निकालने के बाद में 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर मैं ये वाला पोर्शन उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, 2xy छूट जाएगा इस साइड और आपके पास में यहां पर y डैश के साथ में अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार चेक करें सारे बच्चे, क्योंकि मैं इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में ले गया हूं इसलिए साइन आपको चेंज किया हुआ नजर आ रहा है। होना क्या चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां पर बनेगा। क्लियर हुआ। आयुष पूछ रहा है व्हाई डिडंट वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके आपको आई डोंट थिंक ऑप्शंस जैसा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, वाई डैश यहां पर बहुत ही क्लियर है आयुष। ठीक है, तो गो बाय द स्टैंडर्ड प्रोसेस, यहां पर आप डिफरेंशिएट करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जो माना जाता है वो क्या है, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो वी आर ऑलवेज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी आर ऑलवेज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर इसलिए हमने x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया है। इज दिस क्लियर। हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही होता है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। इज दिस क्लियर। ऑलराइट, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि ये खत्म करने में कितने टाइम लगेगा। तो यतिन बेटा जो आगे के 3 लेक्चर्स है वो तो लगने ही वाले, ठीक है, आज कल और परसों। ठीक है, बट आई थिंक और भी ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे तो शायद नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहां पर हमारी स्पीड काफी तेज है। ओहो, अब यहां पे माहिर बोल रहा है कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ। चलो, तो आई गेस माहिर ये वाला क्वेश्चन लेकिन समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन तो काफी आराम से पढ़ाया। क्लियर है, बढ़ पाएंगे आगे, समझ गए। ऑलराइट, दिव्यांशु समझ गए यहां पे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस अंडर रूट c वेयर c इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है, आपको सोचना ही नहीं होता कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पहले बनाऊंगा क्या। ठीक है, यहां पर तो आपको दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर देख के आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, यहां पर क्या देखते से आपको यह समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c। अगर किसी इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, भले ही वो 2 अलग अलग जगह लिखा हुआ है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो 2 अलग अलग जगह लिखा हुआ है, लेकिन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वहां पर वैल्यू क्या है c, c1 c2 तो नहीं लिखा, यहां पे लिखा है c। तो c कैसा है, एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्योंकि यहां पर एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, वो ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनने वाली है। ठीक है, यहां पर क्योंकि आपके पास में सिंस ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट
सिंस ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर जो है, उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो अब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर पता है कि मुझे कहां तक जाके रुकना है तो ये चीजें ज्यादा आपको क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, तो यहां पर करेंगे क्या, यहां पर सबसे पहले तो हम ऑप्शन ए और बी को कैंसिल करेंगे। जो बच्चे यहां बी आंसर बता रहे हैं बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए और बी को कैंसिल करेंगे। यहां पर आपका ऑर्डर 2 तो और 3 तो आ ही नहीं सकता, ऑर्डर तो आपका 1 ही होगा, क्योंकि ऑर्डर कौन डिफाइन करता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका ऑर्डर डिफाइन करता है। ठीक है, यहां पे ऑर्डर डिफाइन हो चुका है 1, क्योंकि एक सी ही आपको यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहा है। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए बच्चे यहां पे बी आंसर बता दे कि सर यहां पे 2 अलग अलग लोकेशन पे दिख रहा है लेकिन दोनों का नाम सेम है, इसलिए उसको एक ही मानना है। आई होप द डाउट इज क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। डिग्री यहां पर एक बच्ची बता रही है कि 3 आएगा। हाँ, तो एक बार उसके लिए लेकिन बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप यहां पर इस इक्वेशन को देख के डिग्री 3 नहीं बता सकते। ठीक है, अब डिग्री 3 आएगा कि 4 आएगा, इसके लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पोर्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y dy बाय dx, और राइट साइड में कितना आएगा आपका 2c, तो वैसा का वैसा आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव हो गया 1 और अंडर रूट c का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, तो यहां पे सबसे बढ़िया काम क्या हो गया, सबसे बढ़िया काम तो ये हो गया कि हमारे पास 2c का आंसर आ गया, या हमारे पास c का आंसर आ गया। यहां से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन क्या ये करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 जो यहां पर क्वेश्चन है वो मेरा इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 को यूज करके मैं यहां पे c एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर मैं c एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c का वैल्यू कितना आ गया है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और साथ में अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस अंडर रूट के अंदर c विच इज y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको अगर फर्दर ओपन करता हूं तो मुझे यहां पे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि dy बाई डी एक्स अभी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2। पावर 3/2 क्यों हो गया, क्योंकि ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो पावर 1.5 हो गई, 1 और हाफ 3/2 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, माहिर इज आस्किंग कि व्हाई टू एलिमिनेट सी, बिकॉज वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा। आपके पास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हुई है उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अबाउट एनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू वांट टू जनरेट। ठीक है, तो यहां पर आइडिया क्या होता है कि अगर बाय चांस आ गया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशिएट करके, तो आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको यूज करके आप एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने की कोशिश करी तो पता चला कि यहां पे पावर की दिक्कत है, तो मैं यहां पे अभी स्क्वायरिंग भी करूंगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लाके इसको स्क्वायर किया, ताकि राइट हैंड साइड में आपके पास कितना बन जाएगा, 4 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, यहां पर आप ये आइडेंटिफाई करो कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 भी आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 भी आएगा जब मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा तो। लेकिन हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर देखना होता है। इज दिस क्लियर, हमें यहां पर हाईएस्ट पावर देखना होता है, इसलिए हम यहां पर इंडिकेट क्या करेंगे, हमारा जो डिग्री है उसका वैल्यू 3 इंडिकेट करेंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है। फिनिश दिस टिल संडे, नहीं यार यहां पे हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है, कि काम चलाओ, यहां पे काम कर दिया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर संडे तक इसको खत्म कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे हर एक चीज, और अगर टाइम लग रहा है तो टाइम देंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी जो छोटी मोटी एग्जाम आ रही होगी, हमारा फोकस वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी वो एग्जाम में 5 नंबर अगर कम भी आ जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमारा फोकस क्या है, जो जनवरी में मेंस आ रही है, जो अप्रैल में मेंस आ रहा है, जो आगे चल के एडवांस आने वाला है। ठीक है, हमारे जो मेन टारगेट है वो है, या फिर कुछ हद तक बोर्ड्स भी, यहाँ पर कुछ बच्चे बोर्ड्स के लिए भी यहाँ पे कुछ अगर मटेरियल सुनना चाह रहे हैं तो इट इज़ ओके। ठीक है, लेकिन थिंक बिग,
डोंट थिंक दीज पीटी थिंग्स, ठीक है, कि यहाँ पर हम छोटी छोटी जो एग्जाम्स है उनके बारे में इतना डर जाएं कि हम बोले कि यहाँ पे इस चैप्टर को जल्दी से खत्म कर दो और कोनिक स्टार्ट कर दो, है ना, ऐसा काम नहीं करेंगे। चलो, तो आई गेस एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। हालांकि आसान है, ठीक है, लेकिन तब भी इसके अंदर फिर से हम कुछ नया सीखने वाले। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू c1 इंटू ई की पावर c2x। यहां पर c1 और c2 कैसे हैं? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। c1 और c2 यहां पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। यहां पर क्योंकि दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए आपका आंसर कैसा होना चाहिए? आपका आंसर डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में तो आना ही चाहिए, मतलब आपका ऑर्डर तो 2 ही होना चाहिए, ठीक है। ट्राई इट आउट, क्या आंसर आता है एक बार देखो जरा। ऑलराइट, तो यार यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि चैट में जल्द आप वो क्या करो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा करो कि यहाँ पे गड़बड़ बातें ना हो, है ना। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है आई गेस वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि वैसा डिस्कशन हो ही ना, ठीक है। यहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो ही आए, हम तो यही चाहते हैं। ऑलराइट, सी यहाँ पे आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे, पायल मतलब कुछ बच्चे मतलब पायल है जो यहाँ पे बहुत बार आंसर बता रही है। और कौन है? माहिर इस बार सी आंसर बता रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, इस बार आंसर आया, आपको निकालते हैं। अवनीश भी स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सर कुछ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यहाँ पे सी आंसर बता पा रहा है, बहुत बढ़िया अवनीश। ऑलराइट, आदित्यनाथ बी आंसर बता रहा है और नीलेश यहाँ पे बी आंसर बता रहा है। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों कैसे निकलेगा। आपके पास में यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, आप यहाँ पर कुछ भी करके इसको मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, ये मर्ज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर e की पावर c2 प्लस एक्स होता, e की पावर c2 प्लस एक्स, तो वो मर्ज हो गए होते, ठीक है, लेकिन ये c2 इंटू एक्स से वो मर्ज नहीं होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता है, ये मेरी एक सिंगल इक्वेशन तो है ही, इसको तो मैं कभी भी यूज कर ही सकता हूं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करने में इसका तो यूज मैं कर ही सकता हूं, ठीक है। मुझे अब ये पता चल चुका है कि मेरा आंसर जो है फाइनली d2y/dx² तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दो इक्वेशंस तो बना ही लूंगा, एक सिंगल डेरिवेटिव और एक डबल डेरिवेटिव, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक। यहां पर मैं एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू c1, तो कांस्टेंट है, e की पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर एनीथिंग तो होता ही है, लेकिन पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना हो जाएगा, c2 एक्स्ट्रा बाहर निकल के आएगा, तो c1 इंटू c2 e की पावर c2x, ऐसा इसका डेरिवेटिव का स्टेप बनेगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं यहां पर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो क्या होने वाला है, d2y/dx² इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक c2 और नीचे आ जाएगा, तो c1 c2² e की पावर c2x, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। आपका जो मेन इक्वेशन होना चाहिए उसके अंदर d2y/dx², ठीक है, d2y/dx² तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं तो लाना ही है हमें। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपको एलिमिनेट करना है c1 एंड c2 बोथ, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर तीनों इक्वेशंस नजर आ रही है, कि आप थोड़ा सा ऑप्शंस देख के ऊपर नीचे कुछ करके यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या करने से फायदा होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, अगर मैं मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, c1² c2²। c1² क्यों आएगा, क्योंकि दो जगह c1 है, c2² तो यहां पे ऑलरेडी है, लेकिन जब ये e की पावर मल्टीप्लाई होंगी तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, e की पावर c2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक्चुअली dy/dx वाले जो टर्म है उसी का स्क्वायर बनेगा, dy/dx वाला जो टर्म है उसी का स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर हमें एलिमिनेशन के समय ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है कि हम सबसे पहले तो इक्वेशंस बना के रख लेंगे। इक्वेशंस अगर आपके पास में ऑलरेडी बनी हुई हैं, देन आपका दिमाग चलेगा कि हाँ यार अब मैं यहां पे क्या मैनिपुलेशंस करूं ताकि मेरे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है वो एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है। तो यहां पर व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 3 इज एक्चुअली इक्वल टू इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कुड ऑब्जर्व डायरेक्टली,
ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर भी कैसा हो जाएगा, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, y इंटू वाई डबल डैश, y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, और ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई गेस आपके सी ऑप्शन में। ये तरीका बच्चों आप अपना सकते हो, क्लियर है। हाँ, पायल बोल रही कि पायल ने तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, यहां पर C1 C2 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे IIT-JEE एडवांस एस्पिरेंट एक है जो बोल रहा है कि सर यहाँ पे क्योंकि C1 और C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे इसलिए दो बार डिफरेंशिएट किया गया। हाँ बिल्कुल, यही लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल आंसर जो आएगा इस इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर डबल डेरिवेटिव तो होना ही चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव तक तो हम चले ही जाए, है ना। हमने पहले एलिमिनेशन के बारे में सोचा ही नहीं, हम तो डबल डेरिवेटिव तक पहुंच गए। उसके बाद में फिर हमने एलिमिनेशन के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रिलेशन हमारे पास निकल के आया। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आई गेस वी हैव डन सफिशिएंट क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज वन ऑफ द इजियर ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, खुद से यहाँ पे फैमिली की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो बच्चों। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। The differential equation of all circles passing through origin and having their centers on x-axis। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ट्राई करो। यहां पर सबसे पहला जो दिक्कत आएगा इस बच्चों को, वो इसमें आएगा कि यार फैमिली का इक्वेशन में कैसे लिखूं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। उसके बाद में डिफरेंशिएशन करके तो सारे बच्चे आंसर निकाल ही लेंगे। ठीक है, एंड आई गेस आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, ये पैराबोला के लिए है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहां पर एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको मेजरली प्रिपेयर करना है, एग्जाम में मेजरली उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर बच्चों आपको ध्यान से सुनना स्टार्ट करना है। ठीक है, जहां पे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये इतने सारे क्वेश्चन है जो हमें करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो, लेकिन आज के लेक्चर का टाइम खत्म हो चुका है। तो बच्चों एक चीज और, आप ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो प्लस के ऊपर, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको वाकई ये लगता है कि अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना जरूरी है, ठीक है, टाइम बहुत कम है और आपको बैकलॉग भी लग रहा है बहुत ज्यादा है, आपके पास डाउट्स भी बहुत ज्यादा है, देन अनअकैडमी प्लस इज वेयर ऑल 4 ऑफ अस आर प्रेजेंट। आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो 12 महीने या फिर 6 महीने के लिए या फिर 24 महीने के लिए ज्वाइन करो। ठीक है, और JEE लाइव कोड के साथ में यूज करो ताकि आपको यहां पर जो ऑलरेडी अफोर्डेबल प्राइस है वो और भी ज्यादा अफोर्डेबल लगे। ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है बाय यूजिंग JEE लाइव। ठीक है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही हैं वो चलते रहेंगी। ठीक है, मेक श्योर दैट यू नो द शेड्यूल प्रॉपर्ली। कुछ बच्चे आज पूछ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, तो वो मंडे को होने वाला है। अगले 2 दिन हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और जाने से पहले लाइक जरूर प्रेस करो ताकि हमें पता चले कि हम जो यहाँ पर कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो काफी वैल्यूएबल है और आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों आपको बहुत ही जल्दी PDF के फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे इस लेक्चर के, सो डू डाउनलोड दोज नोट्स फॉर योर क्विक रिविजन। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।